हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश आप सभी का आपके प्यारे प्लेटफॉर्म पे टॉपर्स फोरम पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज मैं आपके सामने डिस्कस करने के लिए आया हूं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर 2024 के 2024 के सारे क्वेश्चंस इसमें मैंने लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप देखिएगा और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा। आप देखिएगा इस टोटल 25 क्वेश्चन में आप कितना सही कितना गलत कर रहे हो, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है आपका यहां पे आपको बताना है द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज बीन स्प्लिट। इसमें यानी कि आपको एरर्स बताने हैं, कौन से पार्ट में एरर है, आपको एरर को ही ढूंढना है। जैसे कि आपका यहां पे लिखा गया है माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। तो चलिए बताइए, यहां पे एक बार ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। मैंने बोला माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। बताइए किस पार्ट में यहां पे एरर है। तो चलिए अब ध्यान से समझिए यहां पे एरर कहां पे हो सकता है। जैसे मैंने बोला माई ब्रदर परफॉर्म्ड, मेरे भाई ने परफॉर्म किया, लेकिन वो परफॉर्म कैसे किया, तो आपको पता है यहां पे परफॉर्म कैसे किया और इस चीज को यहां पे बताया जा रहा। मेरे भाई पेन विजिबल है कि नहीं? चलो ठीक है, ये बता रहा है परफॉर्म किया, बट कैसे परफॉर्म किया, हाउ का आंसर दे रहा है। और जो हाउ का आंसर देता है आपको मालूम है वो क्या होता है, एक प्रकार का जब किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करता है, जैसे नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहा जाता है, वैसे ही वर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को एडवर्ब कहा जाता है। और हाउ का रिस्पॉन्स यहां पे पूछा जा रहा है, परफॉर्म तो किया बट कैसा किया। तो एक बात याद रखना, हाउ का रिस्पॉन्स अगर पूछा जा रहा है तो यहां पे एडवर्ब आना चाहिए। और आप बताइए मेरे भाई एक्सट्रीमली गुड, यहां पे जो गुड वर्ड है, गुड वर्ड क्या होता है तो आपको मालूम होना चाहिए, गुड वर्ड जो होता है एडजेक्टिव होता है। बट यहां पे जो अगर सही तरीके से देखा जाए तो वर्ब के बारे में पूछा जा रहा है, और वर्ब के लिए कभी एडजेक्टिव नहीं आता। वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो आपका एडवर्ब होता है। और एडवर्ब अगर आएगा तो गुड वर्ड जो होता है ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, कोई एडवर्ब नहीं होता। बल्कि गुड को हटाकर यदि इसके प्लेस पर हम लिख देते हैं वेल, तो वेल आपका राइट हो जाता है। क्योंकि वेल जो होता है वेल आपके दोनों होते हैं, ये आपके एडजेक्टिव भी होते हैं और जो आपका होता है एडवर्ब भी होता है। एडवर्ब कब होगा और एडजेक्टिव कब होगा तो ध्यान से समझना, दोनों का मैं आपको आंसर बताऊंगा। चलो, मैंने बताया कि गुड जो होता है, गुड एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है। जब किसी भी चीज को अच्छा बताना होता है तो एक प्रकार का ये एडजेक्टिव होता है। लेकिन वेल वर्ड जो होता है ये एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। कब ये एडजेक्टिव होगा और कब ये एडवर्ब होगा, दोनों को ध्यान से समझना। गुड का मतलब यहां पे वेल का मतलब अच्छा होता है, अच्छा होगा, लेकिन एडजेक्टिव कब होगा, जब सेहत अच्छी होने की बात होती है। यानी कि जब हेल्थ के बारे में बात करी जाती है, जब जैसे बोला गया कि भाई कैसे हो, तो वहां पे वेल बताया गया कि उसकी हेल्थ जो है बहुत अच्छी है, तो वहां पे अगर वेल वर्ड का यूज किया गया तो समझ जाना वेल एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव होगा तो सेहत के बारे में, हेल्थ के बारे में जब बात करेगा तो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और वेल वर्ड एडवर्ब कब होगा, जब किसी काम को अच्छी तरीके से किया जाता है, काम को अच्छी तरीके से करना, अच्छी तरीके से करना, ठीक है। तो यहां पे क्या पूछा गया, यहां पे यही बोला गया माई ब्रदर परफॉर्म्ड, मेरे भाई ने परफॉर्म किया, यानी कि कोई भी काम किया वो भी कैसा किया, एक्सट्रीमली वेल किया। यानी कि काम को अच्छी तरीके से करने के लिए क्या आता है, एडवर्ब आता है। लेकिन यहां पे एडजेक्टिव वर्ड आया था, तो आपका गुड यहां पे एरर हो जाएगा। कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर हो जाएगा, सॉरी एक्सट्रीमली गुड, सी पार्ट में एफ का एरर हो जाएगा, यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो गुड को हटाइए, वेल को लगाइए, ये आपका राइट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स को पूछा गया है। ये आपका अंडरलाइन वर्ड है, अल्ट्रोस्टिक दिया गया है, अल्ट्रोस्टिक का पूछा जा रहा है। बताइए इसका सिनोनिम क्या होगा, अल्ट्रोस्टिक का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले आप ये बताइए। तो देखिए आइए समझिएगा, अल्ट्रुस्टिक का मीनिंग वो होता है जो दयावान व्यक्ति होता है, जो दानी व्यक्ति होता है, जो मतलब दान दक्षिणा देता रहता है,
खर्च करते रहता है। तो दयावान व्यक्ति को ही अल्ट्रुस्टिक पर्सन कहा जाता है एक तरीके से। इसी का पूछा गया, इसका सिनोनिम बताइए। चलो तो मैं देखता हूं एक एक ऑप्शन करके। तो यहां पे बोला गया है फेंटेजमल, पहला वर्ड है आपका फेंटेजमल, और फेंटेजमल का मतलब क्या होता है जरा ये समझना। फेंटेजमल का मतलब होता है मेरे भाई अनरियल। क्या होता है? अनरियल होता है, यानी कि अवास्तविक। क्या हो जाएगा? अवास्तविक हो जाएगा। ठीक है ना। फैंटास्मल का मीनिंग क्या होता है? अनरियल होता है। तो ये तो इसका हो नहीं सकता सिनोनिम। अगला है, यहां पे देखना एक वर्ड आया है फिनोमिनल। फिनोमिनल का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत अच्छी तरीके से करी जा रही है। ठीक है, जिसका एक फिनोमिना है, प्रॉपर एक फिनोमिना है। तो अच्छी तरीके से कोई भी चीज करना, अच्छी तरीके से कोई भी चीज अगर सेट करी गई है, अच्छी तरीके से कोई चीज करा जा रहा है, तो वो आपका क्या हो जाता है? वो आपका हो जाता है फिनोमिनल होता है। फोनोटिपिकल, फोनोटिपिकल नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता इंग्लिश में, इस नाम से कोई भी वर्ड नहीं है। ठीक है। अगला है आपका फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिक आपका ये एक वर्ड है, इसी का मतलब होता है दयावान। क्या होता है? दयावान होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिलैंथ्रोपिक। ठीक है, फिलैंथ्रोपिक ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशंस अबाउट द एक्सीडेंट। चलो भाई बताओ यहां पे क्या एरर है, ध्यान से देखिए और बताइए। चलिए अब मैं बताता हूं आप सबको। स्टार्टिंग से देखिए, एरर को ढूंढने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है बिल्कुल एक एक वर्ड्स को देखते चलिए, कहां सिंगुलर है, कहां प्लूरल है, कैसा नाउन आया है, कैसा प्रोनाउन आया है, सारी चीजों को एकदम अच्छे से देखते चलिए। आ रही है मेरे शेर, मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली। आपको पता है यहां बोला गया मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली, यानी कि यहां पे एंड से दो नाउन करेक्ट हुए, यानी कि चीजें प्लूरल फॉर्म में हैं। जब दो नाउन एंड से जुड़ते हैं तो चीजें प्लूरल में है, और प्लूरल में है तो यहां पे हैव लगा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हैव के बाद रिसीव्ड थर्ड फॉर्म लगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यहां पर भी कोई एरर नहीं है। अच्छा, इसके बाद है नो इंफॉर्मेशंस। मेरे भाई नाउन चैप्टर में आप अगर पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कि कभी भी अनकाउंटेबल, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो आपके अनकाउंटेबल होते हैं, उनका कभी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। जैसे एडवाइस का एडवाइसेस नहीं बनता है, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं बनता है, इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स नहीं बनता है। बात समझ में आ रहा ना? तो ये सब सारे जो आपके ये इंफॉर्मेशन वर्ड होता है, याद रख लो भैया, ये आपका होता है अनकाउंटेबल। क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। तो इंफॉर्मेशन का कभी भी इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, यही इसमें एरर है। यानी कि कौन से पार्ट में एरर होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नो इंफॉर्मेशंस नहीं होता, हमेशा आपका होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशंस आपका गलत है, एस को हटा देना, इसी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन, पहले ऑप्शन में आपकी गलती है, इसको सही कर लेना तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। हाँ, ये बिल्कुल आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एशिका saw द टाइगर इन द फॉरेस्ट। क्या करना है यहां पे? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इज पैसिव। अच्छा, यहां पे इस चीज का पैसिव फॉर्म बनाना है। पैसिव फॉर्म बनाना है तो भाई देखकर बताइए। मैं एक बार किनारे हो जाता हूं, साइड्स अच्छे से देखिए, चारों ऑप्शन को बढ़िया से देखिए। पैसिव फॉर्म याद रखना, वॉइस का कोई भी क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान तरीका होता है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए स्टेप क्या होता है। पैसिव फॉर्म का सबसे खास बात यह होता है कि चीजें हमेशा मेन वर्ब जो होती हैं वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होती हैं। मेन वर्ब कौन से फॉर्म में होंगी? थर्ड फॉर्म में होंगी। पैसिव का सबसे मेन मतलब पहचानने का तरीका यही होता है, बाई से नहीं पहचाना जाता पैसिव को, बल्कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देखा जाता है। फिर बाई के प्लेस पर हो सकता कभी और कोई प्रीपोजिशन लगा हो। तो यहां पे ध्यान देना, जैसे आपको अगर पहचानना है कि पैसिव फॉर्म में है कि नहीं है, तो देखो कैसे पहचानेंगे। यहां पे एशिका सा यानी कि सी का सेकंड फॉर्म है, पास्ट एंड डेफिनिट है। सा द टाइगर इन द फॉरेस्ट। मेरे भाई यहां पे जो है पास्ट एंड डेफिनिट है। पास्ट एंड डेफिनिट का जब हम लोग बनाते हैं एक तरीके से पैसिव वॉइस बनाते हैं, पास्ट एंड डेफिनिट का पास्ट कंटिन्यूअस में जाते हैं। चलो आ जाओ, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले उठाएंगे। ये हमारा रहा ऑब्जेक्ट, ये हमारा रहा सब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, पैसिव में यही करते हैं। तो द टाइगर से जो स्टार्ट है सारे द टाइगर से स्टार्ट है, कोई बात नहीं। चलो फिर देखेंगे, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट के कंटिन्यूअस में चेंज होगा, और पास्ट के कंटिन्यूअस में अगर चेंज होगा तो वॉज और वर लगेगा। और द फॉरेस्ट के लिए वॉज लगता है कि वर लगता है, तो चलो भाई यहां पे वॉज वर नहीं है, ये गलत हो गया, यहां पे नहीं है, ये गलत हो गया। द टाइगर, चलो भाई द टाइगर के लिए यहां पे सिंगुलर वॉज लगेगा, तो वॉज यहां पर भी है, वॉज यहां पर भी है, या तो सेकंड ऑप्शन है तो फोर्थ ऑप्शन। आ जाओ, वॉज के बाद यहां पे साका सीन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, तो यहां पर भी सीन है, यहां पर भी सीन है। चलो ठीक है, उसके बाद किसके द्वारा देखा गया भाई, इशिका के द्वारा लिखा गया है, इशिका के द्वारा देखा गया, टाइगर को इशिका के द्वारा दिखा गया है, तो बाई इशिका होगी, लेकिन यहां पे बाई द फॉरेस्ट हो गया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं, बात क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे आप देखना ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आपका राइट हो जाएगा, द टाइगर वॉज सीन बाई इशिका इन द फॉरेस्ट। ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द, चलो भाई फिल इन द ब्लैंक्स यहां पे आ गया है, बोल रहा है विनोद हैड अ एस्केप इन द कार एक्सीडेंट। बताओ भाई, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मेरे भाई, मजा आ जाएगा, पूरा क्लास करिएगा, अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा और टिक करते जाइएगा कितना सही हो रहा है और कितना गलत होता जा रहा है। ठीक है, और आज से ये कंटिन्यू बिल्कुल आपका मॉक टेस्ट बिल्कुल एकदम रेडी रहेगा। कॉन्सेप्ट आप जहां से पढ़ रहे हो बिल्कुल आप पढ़ते रहिए, लेकिन यहां पे एक बार क्लास में प्रैक्टिस सेट जरूर देखने के लिए आइए, और देखिए अपने आप को परखिए जरूर कि आप 25 में कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो। ठीक है, आ जाओ भाई, चलो आंसर दो फटाक से। विनोद हैड अ एस्केप इन द कार एक्सीडेंट, क्या आंसर होगा? एस्केप, कार एक्सीडेंट की बात हो रही है तो एस्केप याद रखना, कार एक्सीडेंट की जब बात होती है तो कार के लिए एस्केप के पहले कंफर्टेबल भी नहीं आता है, वाइड भी नहीं आता, फुल भी नहीं आता है, नैरो आएगा। और नैरो एस्केप का मतलब क्या होता है? नैरो एस्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना। क्या होता है? बाल बाल बचना। तो याद रखना, नैरो एस्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना। तो विनोद जो है एक तरीके से कार एक्सीडेंट में बाल बाल बचा। तो नैरो एस्केप हमेशा कहा जाता, कभी भी कंफर्टेबल एस्केप नहीं कहा जाता, वाइड एस्केप नहीं कहा जाता, फुल एस्केप नहीं कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं? तो नैरो एस्केप का मतलब क्या होगा? बाल बाल बचना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यहां पे क्या सिनोनिम ढूंढना है मेरे भाई। वी हैड बेटर वॉच, और जो आपका बोल्ड किया गया यानी कि हरास वर्ड का, हरास वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है। हरास का मतलब क्या होता है? हरास का मतलब होता है किसी को परेशान करना। इसका मतलब होता है किसी को परेशान करना। तो क्या हो जाएगा भाई? किसी को परेशान करना इसका अगर होता है तो आ जाओ, हरास वर्ड का हम यहां पे सिनोनिम ढूंढते हैं। बैटरे का मतलब क्या होता है? किसी को चीट करना, धोखा देना। किसी को धोखा देना वो आपका बैटरे कहलाता है। सूत का मतलब क्या होता है? किसी को राहत पहुंचाना, आराम देना, किसी को राहत पहुंचाना। तो एक प्रकार का राहत पहुंचाना और परेशान करना, एक दूसरे को ये इंटोनिम्स की तरह लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? बिल्कुल लग रहे हैं। तो ये भाई इसका इंटोनिम हो जाएगा, लेकिन हमें सिनोनिम्स को ढूंढना है। ऐसे रैलिश वर्ड आया है। रैलिश वर्ड होता है किसी को एंजॉय करना, किसी चीज को एंजॉय करना, कोई मोमेंट, जैसे आप लोग क्लास में एंजॉय कर रहे हो, ये मोमेंट आप एंजॉय कर रहे हो तो इसे रैलिश कहा जाता है, एंजॉय करना। ठीक है, एंजॉय करना। क्लियर है? और यहां पे दिया गया है इंटिमिडेट। इंटिमिडेट का मतलब होता है मेरे भाई क्या? इसका मतलब होता है किसी को परेशान करना, किसी को परेशान करना। यही इसका हो जाएगा भाई, सिनोनिम हो जाएगा, परेशान करना। ठीक है, तो इंटिमिडेट ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आ जाओ, साथ साथ सारे के सारे सीखते रहिए ऐसे हमेशा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटिमिडेट। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम की बात कर रहा है। इन्यूडो, चलो बताओ भाई क्या मतलब होता है? इन्यूडो का मतलब क्या होता है? इन्यूडो का मतलब क्या होता है? देखो भाई, सीजीएल का ये एग्जाम है, यहाँ पे वोकैब के साथ साथ ग्रामर का भी वेटेज है और वोकैब का भी वेटेज है। दोनों को आप पढ़ते हैं तब साथ साथ क्लोज टेस्ट भी अच्छा कर पाते हैं।
ठीक है, तो ग्रामर और वोकैब दोनों पे पकड़ बना के आपको रखनी पड़ेगी। चलो बताओ भाई, आपका क्वेश्चन है इन्यूडो। इन्यूडो का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले यहां पे देखना, इसका मतलब होता है इशारा करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? किसी की तरफ इशारा करना या संकेत करना। चलो, तो किसी की तरफ इशारा करना या संकेत करना। तो प्रोज का मतलब तो होगा नहीं। रैग्ड का मतलब होता है ओल्ड। ओल्ड का मतलब पुराना हुआ, रैग्ड का मतलब होता है पुराना। ठीक है, अगला है आपका क्रूड। क्रूड, क्रूड का मतलब जो चीज अच्छी तरीके से ना हो, तो क्रूड का यहां से समझ लेना। तो भाई ना ही आपका ये ऑप्शन होगा, ना ही आपका ये ऑप्शन होगा, ना ही आपका ये ऑप्शन होगा। इंसिनुएशन, इंसिनुएशन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी की तरफ इंसुनिएट करना, इंसुनिएट का मतलब होता है, इंसुनिएट का मतलब होता है किसी की तरफ इंगित करना, इशारा करना। इंसुनिएट का मतलब क्या होता है? किसी की तरफ संकेत करना, इशारा करना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। आ जाइए अगले पे चलते हैं। अगला है सी इज प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब किसी चीज के बारे में गहन अध्ययन होना, गहन नॉलेज होना, अच्छा डीप नॉलेज होना किसी चीज के बारे में। तो सी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस, मतलब वो बहुत सारे लैंग्वेजेस को बोलने में पारंगत हासिल किया हुआ है, मतलब उसको ढेर सारी लैंग्वेजेस बोलने आती हैं। तो चलो भाई, अगर किसी को 2 लैंग्वेजेस आती हैं तो उसे कहा जाता है बाइलिंगुअल, तो ये तो होगा नहीं। मोनोलिथिक का मतलब होता है जिसको एक लैंग्वेज आता हो, तो वहां पे आपका ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। हेट्रो का मतलब अलग अलग चीजें होती हैं, ये भी आपका नहीं होगा। और मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है जो ढेर सारी भाषाओं को बोल सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है तो क्लास को बढ़िया से लाइक करिए, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द एक्सप्लोजिव यूज्ड ऑफ माई ऑन फॉर्मुलेशंस एंड आई कैन वाउच। क्या बताना है यहां पे बताना मेरे भाई, अंडरलाइन वर्ड का क्या बताना? अपोजिट बताना है। जो आपका अंडरलाइन वर्ड है यानी कि वाउच वर्ड का मतलब होता है अपोजिट। चलो, वाउच का यहां पे अपोजिट बताना। वाउच का मतलब ध्यान से समझिएगा होता क्या है। जैसे मैं आपको वाउच कर रहा हूं, वाउच का मतलब होता है मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपको मतलब मैं आपको अगर वाउच कर रहा हूं यानी कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं मैं आपको वाउच कर रहा हूं तो इसका मतलब होता है सपोर्ट करना। वाउच का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना होता है। इसका मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना। ठीक है, तो चलो भाई यहां पे देखना, सपोर्ट करना यानी कि उस चीज को वैलिड करना, कि मैं इस चीज को वैलिड कर रहा हूं, मैं इस चीज को सपोर्ट कर रहा हूं। तो चलो उसी का पूछा गया, एंटोनिम्स बताना, अपोजिट वर्ड बताना उसका। मेंटेन तो होगा नहीं। इनवैलिडेट, अगर वैलिडेट किया जा रहा है यानी सपोर्ट किया जा रहा है, वैलिड किया जा रहा है। और वैलिड जो होता है वो वाउच का क्या होता है? वैलिड जो होता है वो वाउच का एक प्रकार का सिनोनिम होता है। क्या होता है? सिनोनिम होता है। तो वाउच वर्ड का सिनोनिम वैलिड होता है, और इसी का अगर मैंने जस्ट अपोजिट बता दिया, और वैलिड का जस्ट अपोजिट क्या होता है? इनवैलिड होता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी विटनेस जो होता है, विटनेस का मतलब गवाह, जो फेवर में खड़ा होता है। फेवर में खड़े होने का मतलब होता है सपोर्ट करना, यानी कि ये जो वर्ड हो जाएगा ये तो सिनोनिम हो जाएगा। सर्टिफाई भी जो होता है ये भी एक तरीके से सिनोनिम हो जाएगा। तो सर्टिफाई हो गया, विटनेस हो गया, और इधर आपका वैलिड हो गया, वाउच हो गया। ये एक दूसरे के सारे सिनोनिम होते हैं। बाकी इसके अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो वो आपका क्या होता है? इनवैलिड करना होता है। बोलो यहां तक क्लियर है कि नहीं? बोलो भाई यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, आपको यहां बताना है, वन वर्ड से लिया गया है ये। अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी चीज पर बहस करना स्टार्ट कर देता हो, उसे क्या कहा जाता है? यहां पे एक बना है वरासियस, एक होता है वोरेसियस, एक होता है वेरासियस। ठीक है, वोकैब कराएंगे तो बताएंगे इस चीज को जरूर। तो अभी जानिए वेरासियस का मतलब क्या होता है। वेरासियस लिया गया वेरासिटी से। वेरासिटी मतलब ट्रुथ, ट्रुथफुल चीजें जो होती हैं, ट्रुथफुल चीजों को वेरासियस कहा जाता है। ट्रुथफुल चीजों को क्या कहा जाता है? वेरासियस कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये तो होगा नहीं। किसी चीज पर ऑगमेंट करने वाला जो होता है, कोवर्ड का मतलब ये तो हो गया एक तरीके से। कावर्ड का मतलब हो गया डरपोक। क्या होता है? डरपोक होता है।
वेरासियस का मतलब होता है एक प्रकार से, मैंने आपको बताया, ट्रुथफुल, सच्चाई से इसका सेंस निकलता है। और इसका कॉवर्ड का मतलब होता है डरपोक होता है। और अगला आपका है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है एक प्रकार से, यहां पे देखिए लिया गया एक वर्ड दिया गया कॉन्टेंसियस। कॉन्टेंसियस का मतलब क्या होता है? कॉन्टेंसियस का मतलब क्या होता है जरा देखना यहां पे। देखो भाई मैं आपको याद करा देता हूं इस चीज को। जिसके पास कंटेंट्स ढेर सारे हैं बोलने के लिए, जिसके पास ढेर सारे कंटेंट्स हैं बोलने के लिए, तो जिसके पास कंटेंट्स ज्यादा रहेंगे वही तो बहस करेगा। और जब वही बहस करेगा तो भाई उसी को ही क्या कहा जाता है? उसी को ही कहा जाता है अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग। ऐसा व्यक्ति जो हर किसी पर बहस कर सकता है किसी चीज पर, उसी क्या कहा जाता है? कॉन्टेंसियस कहा जाता है। बोलो भाई। और रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? रेटिसेंट का मतलब जो कम बोलने वाला व्यक्ति होता है, कम बोलने वाले को कहा जाता है रेटिसेंट। कम बोलने वाले को कहा जाता है। बात क्लियर है कि नहीं? तो कम बोलने वाले को रेटिसेंट कहा जाएगा। वेरासियस का मतलब सच्चाई होता है, ट्रुथफुल होता है। क्वाइड का मतलब होता है डरपोक होता है। और अगला आपका है रेटिसेंट। और अगला आपका है कंटेंसियस, जिसका मतलब होता है जो बहस करने वाला होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ जाओ भाई। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा गया। टॉक्सिक वर्ड का पूछा गया सिनोनिम। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला। क्या होता है? जहरीला, खतरनाक जिसे कहा जाता है। इसका मतलब होता है खतरनाक। ठीक है, खतरनाक होता है। टॉक्सिक का मतलब जहरीला होता है या खतरनाक होता है। ठीक, तो चलो इसका बताओ भाई अब सिनोनिम, सिनोनिम्स क्या होगा पूछा जा रहा है, बताइए। लैंकी का मतलब होता है लंबा। लैंकी का मतलब होता है लंबा, तो ये तो होगा नहीं। यहां पे लाउडेटरी का मतलब होता क्या है? लाउडेटरी का मतलब होता है तारीफ करने वाला। तारीफ करने वाला, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लिसिट का मतलब क्या होता है? लिसिट का मतलब क्या होता है? देखिए, लिसिट का मतलब जो होता है उपयुक्त जो होती है, मतलब जहां पर जो चीज कहा जाता है कि ये चीज यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये चीज यहीं पे होना चाहिए, तो लिसिट का मतलब होता है कि जो चीज जहां पे एग्जिस्ट करे वो चीज वहां पे, मतलब जो चीज जहां पे सेट हो उस चीज को वहीं पर लगाना चाहिए, उसे ही लिसिट कहा जाता है। तो यहां पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लीथल। लीथल का मतलब होता है जहरीला या खतरनाक। तो ये आपका ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। और लिसिट का मतलब लिख लेना प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगला आ जाओ भाई। यहां पे दिखा गया है लवली ट्यून्स आर कंपोज्ड बाय डोमिनिका। बताओ यहां पे क्या आंसर होगा? क्या बनाना है इस चीज का? एक्टिव पैसिव बनाना है। तो यहां पे आपको देखना है एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है, आर के साथ कंपोज्ड लगा है, और आज आर के साथ अगर थर्ड फॉर्म लगा है तो समझ जाना सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है। मैंने अभी बोला था पैसिव का सबसे मेन पहचानने का तरीका यही होता है कि वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। बात क्लियर है कि नहीं? तो ठीक है, तो यहां पे ये थर्ड फॉर्म में यानी पैसिव फॉर्म में, इसको एक्टिव फॉर्म में आपको बनाना है। चलिए बनाइए। एक्टिव फॉर्म में क्या बनेगा? देखिए आर कंपोज्ड है। आर कंपोज्ड का मतलब हुआ कि ये कहीं ना कहीं एक कंटिन्यूअस में गया है, और कंटिन्यूअस में पैसिव तभी जाता है जब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लाना है, और जो बाई के साथ लिखा गया है यही आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सारा सब में सारे ऑप्शन में सब्जेक्ट यही है। आ जाओ भाई। विल वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, चलो कंपोज्ड तो होगा नहीं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में लाने के लिए मेन वर्ब में एस या ईएस लगता है, और ये चीज सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए एस या ईएस लगता है। तो कंपोज का कंपोजेस यहां पर भी है और यहां पर भी है। लेकिन अब यहां पे देखना लवली ट्यून्स है, तो यहां पे लवली ट्यून्स लिखा गया, लेकिन यहां पे ट्यून्स लवली हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, समझ में आ रही क्लास की नहीं? साथ साथ टिक करते जाइएगा कितने नंबर आपको मिलते जा रहे हैं इसमें। ठीक है, एनालिसिस बहुत जरूरी है मेरे भाई, बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या यहां पे देखना है आपको? यहां पे इनकरेक्टली देखना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो आपका इनकरेक्ट स्पेलिंग होगा उसी को आपको ढूंढना है। चलो, आफ्टर द रिकैप्चर, अच्छा, आफ्टर द रिकैप्चर ऑफ टोलिलिंग एंड द adjacent features, evacuating
मेरे भाई ध्यान से देखना, यहां पे वर्ड आपका यही एरर है, क्योंकि ये भी आपका बिल्कुल सही है, यहां पर प्रियोरिटी आपका सही है। जो जो वर्ड यहां पे एक तरीके से अंडरलाइन किए गए उसी उतने में आपको चेक करना है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो यहां पे 3 वर्ड्स आपके सही हैं, एक वर्ड आपका गलत है। यहां पर जो लिखा गया है इवैक्टिंग, इवैक्टिंग नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता, बल्कि इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होता है इविक्टिंग होता है। क्या होता है? इविक्टिंग होता है। इविक्टिंग का मतलब होता है किसी को फोर्सफुली बाहर निकाल देना, किसी को बलपूर्वक बाहर निकालना, उसी को कहा जाता है इविक्टिंग। तो किसी को बलपूर्वक बाहर निकालना। ठीक है भाई, क्लियर है ना? किसी को फोर्सफुली बाहर निकालने को ही कहा जाता है इविक्टिंग। तो आई होता है, कभी भी ए नहीं होता उसमें, इसलिए आपका ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या? बी ऑप्शन, बी यानी बोले तो थर्ड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चलो भाई अगले पे आते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली वो स्पेल्ड वर्ड, यहां पर भी इनकरेक्ट वर्ड आपको ढूंढना है। रिलेवेंट, एम्बैरेस, एम्बैरेस वर्ड भी बिल्कुल सही है आपका। कोनाइजर, ये भी वर्ड आपका बिल्कुल सही है। ब्यूरोक्रेसी, ये भी आपका वर्ड बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे रेलेवेंट वर्ड आपका गलत है, क्योंकि रेलेवेंट में आपका जो स्पेलिंग होता है RELEVANT होता है, रेलेवेंट होता है VANT होता है, VENT नहीं होता है। यही आपका यहां पे एरर हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो क्लास को अच्छे से शेयर कर देना भाई, आपके दोस्त यार के पास शेयर करिएगा और लोग देखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहा। अगला क्वेश्चन आपका है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। बताना है यहां पे इस इडियम्स दिया गया है, इसका क्या मीनिंग होगा, क्या इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, इसका मतलब क्या होता है? मतलब बड़ी मछली है आपके पास जिसको आप फ्राई कर सकते हो। आपके पास बहुत बड़ी मछली है जिसको आप फ्राई कर सकते हो, छोटी मोटी मछलियों के पीछे मत पड़िए। इसका मतलब सेंस यही निकल के आ रहा है कि जिसके पास कुछ बड़े काम हो, छोटे मोटे काम के लिए वो ना बना हो, छोटे काम बहुत ढेर सारे हो, उससे ज्यादा कुछ बड़े काम उसके पास रखे हो वो करने के लिए। बात समझ में आ रहा? तो इसका मतलब ये हुआ जिसके पास बड़े काम हो करने के लिए, बड़े अपॉर्चुनिटीज होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? टू टेक कैलकुलेट रिस्क, ये तो होगा नहीं इसका ऑप्शन। टू हैव इंटरेस्ट इन कुकिंग, ये भी नहीं होगा इसका। टू नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशिंग टेक्निक्स, ये भी नहीं होगा। टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ एंड देन मैनुअल टास्क एट हैंड, मतलब आपके पास बड़ी चीजें कुछ करने के लिए होती हैं, छोटी मोटी चीजों पे ध्यान नहीं देना है, कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए आपका जो ऑप्शन होगा 4 नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? A short interesting story about a real person or event, किसी रियल पर्सन के बारे में, किसी रियल पर्सन या किसी घटना के बारे में, और वो रियल हो, उसके बारे में एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी जो बनती है उसे क्या कहा जाता है? बताओ भाई उसे क्या कहा जाता है? तो एक वर्ड आया है नरेटिव। नरेटिव का मतलब होता है जो सारे लोग अपने अपने ओपिनियंस देते हैं, जो सारे लोग अपने अपने अलग अलग विचार देते हैं, अलग अलग विचार को ही कहा जाता है नरेटिव। ये नरेट वर्ड से बना, सबके अलग अलग स्टेटमेंट्स जो होते हैं उसी को नरेटिव वर्ड कहा जाता है। ठीक है, पोएम्स तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो पोएम्स कविताओं से रिलेटेड है। शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी की बात करी गई है। स्केच तो होगा नहीं क्योंकि स्केच वो होता है जो पेंसिल से बनाया जाता है स्केच को। ठीक है, ये भी नहीं होगा, यानी कि आपका हो जाएगा एनेक्डोट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रुप वर्ड गिवन। क्या बताना भाई? सेम वर्ड बताना है, इसका एक वन वर्ड एक तरीके से बताना है, सेम वर्ड में जो इसका सेम मीनिंग देता हो। क्या है यहां पे? यूनिट ऑफ वेट, यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीसियस स्टोन्स, कीमती चीजों के लिए पूछा जा रहा है, उसके वेट को किससे बताया जाता है? क्या रिलायबल से? नहीं, ये तो विश्वसनीय होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है, ये तो आंसर होगा नहीं। प्योर मतलब शुद्ध हो गया, ये भी नहीं इसका होगा। एक्यूरेट का मतलब भी शुद्ध होता है, ये भी नहीं होगा। कैरेट होता है, तो प्रीसियस चीजों के लिए कौन सा वर्ड आता है? कैरेट। जैसे देखिए गोल्ड के लिए कौन सा वर्ड आता है? कैरेट वर्ड आता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
तो भाई क्लास को शेयर करना, और आज अगर आपने क्लास को अच्छा प्यार दिया तो आगे ही ऐसे मैं सीरीज को लेकर आता रहूंगा। ठीक है, जितना ज्यादा आप पहले क्लास में सपोर्ट करोगे हमारे लिए उतना ही ज्यादा एक तरीके से मोटिवेशन होगा, उस तरीके से हम अगली क्लास में और कुछ नया लेकर आएंगे। और आप लोग जरूर बताइएगा इस क्लास में अगर कुछ कमी रह जाएगी तो जरूर बताइएगा। वैसे मेरी पूरी कोशिश है कि आपके लिए कोई भी कमी ना छोड़ूं, क्लास बहुत बेहतरीन ताकि आपका जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फैटल। फैटल वर्ड का क्या बताना भाई? सिनोनिम बताना है। फैटल वर्ड का सिनोनिम बताना है। बताइए भाई क्या होता है? अभी मैंने ठीक पहले एक क्वेश्चन कराया था, वहां पे मैंने बताया था इस फैटल वर्ड का क्या है। ठीक है, तो फैटल वर्ड का मतलब समझना। फैटल वर्ड जो होता है, फैटल वर्ड का मतलब होता है, मैंने बताया था भाई खतरनाक। खतरनाक होता है, जहरीला होता है, खतरनाक होता है, जहरीला होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको अगर इतना मैंने हिंट दे दिया तो आपको आंसर यहां पे दिख जा रहा होगा कि फैटल वर्ड जो होगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो डेडली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेडली हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो होना नहीं, इजी होना नहीं, जोवियल तो होना नहीं, एडिशनल भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा इसका? डेडली वर्ड इसका जो हो जाएगा वो सिनोनिम हो जाएगा। बोलो भाई यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लास में धुआं धुआं मचा देना। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे बोला जा रहा है भाई कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन। मतलब अंडरलाइन वर्ड्स को ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सब्सटीट्यूट कर सकता है, उसके स्थान पर लिखा जा सकता है। तो चलिए भाई आंसर करिए। एक बार मैं क्लास में थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और आंसर करिए। क्या इसका आंसर होगा? बताइए। लिखा गया है स्पाई फैमिली इज अ ग्राफिक नॉवेल दैट अ नरेटिव वर्क इन विच द स्टोरी इज कन्वेड। अच्छा, स्पाई फैमिली जो है, स्पाई फैमिली एक ग्राफिक नॉवेल है जिसमें क्या बताया गया है? जिसमें नरेट किया गया, नरेटिव वर्क है एक तरीके से, और जिसमें बताया गया है, स्टोरी को कन्वे किया गया है कि द रीडर यूजिंग, किसके लिए? रीडर के लिए बताया गया है। क्या? यूजिंग अनइंटरप्टेड आर्ट। अनइंटरप्टेड का मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मुझे कोई इंटरप्ट कर दे, डिस्टर्ब कर दे, मुझे इंटरप्ट नहीं किया जा रहा, उसी को कहा जाता है अनइंटरप्टेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनइंटरप्टेड कहा जाता है। तो यानी कि अगर मुझे कोई डिस्टर्ब किया, कोई इंटरप्ट किया, तब तो मैं डिस्टर्ब हो गया, मैं चीजों को सीक्वेंशियल फॉर्म में नहीं लेकर चल पाऊंगा। लेकिन अगर कोई अनइंटरप्ट का मतलब क्या होता है? कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो अनइंटरप्टेड का मतलब होता है डिस्टर्बेंस ना होना, यानी चीजें बिल्कुल सीक्वेंस में चल रही हैं, सीरीज में चल रही हैं। तो यानी अनइंटरप्टेड के लिए कौन सा ऑप्शन होगा? एग्जेस्टियल या आपका एक्जेंशियल, या आपका तो ऑप्शन हो नहीं सकता। लॉन्गिट्यूडनल ये भी नहीं हो सकता, सेंडिमेंटल ये भी नहीं हो सकता, यानी कि सीक्वेंशियल। मैंने बोला ना, जब अनइंटरप्टेड की बात करा, कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा उसमें, यानी कि चीजें कैसे चल रही हैं? सीक्वेंशियल फॉर्म में चली, यानी कि ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो, क्लास अभी तक पसंद है तो क्लास को अच्छे से भैया लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, अगला बताओ भाई। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन द सब्सटीट्यूट अंडरलाइन। अंडरलाइन को भाई सब्सटीट्यूट जो कर सके ऐसे किसी ऑप्शन को आप बताइए। सी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock। बताओ भाई, टेंस आपने पढ़ा होगा तो हर चैप्टर से देखो भाई, ये सीजीएल जो है, सीजीएल में ग्रामर का भी वेटेज है, वोकैब का भी वेटेज है, और अभी क्लोज टेस्ट कराऊंगा कॉम्प्रिहेंशन का, उसका भी वेटेज है। तो किसी को आप नहीं छोड़ सकते हो, सबको आपको ध्यान देना है, हर किसी चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है, आइए तो बताइए मेरे भाई, याद रखना आज के बाद, अगर कभी भी क्लॉक का टाइमिंग है, घड़ी का समय है, क्लॉक का टाइमिंग है, तो क्लॉक के टाइमिंग के लिए हमेशा याद रखना, घड़ी के समय के लिए हमेशा क्या आता है? सिंस आता है, कभी भी फॉर नहीं आता है, क्योंकि ये डेफिनिट होता है, और डेफिनिट टाइम के लिए सिंस आता है, फॉर नहीं आता है। ठीक है, तो क्लॉक टाइमिंग के लिए हमेशा सिंस आता है, लेकिन यहां पे क्या लगाया है? फॉर लगाया है। तो जिस ऑप्शन में सिंस लगा होगा, चलो भाई, सिंस 2 o'clock, स्टडिंग सिंस 2 o'clock, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं होना है, ये नहीं होना है, ये नहीं होना है। ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं? चलो, अगर क्लास समझ में आ रही होगी तो अच्छे से भैया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और क्लास को रेगुलर ऐसे ही लेकर आते रहें, और इस तरीके से बढ़िया बढ़िया कंटेंट्स लेकर आते रहें। मेरे भाई गारंटी दे रहा हूं, ऐसे लगातार अगर आप मॉक लगाते जाएंगे तो आज अगर आपके 4 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कल 5 सही हो गए, फिर 6 सही होंगे, ऐसे कंटिन्यू आपका ये बना रह जाएगा। ठीक है, बस जो मैं कराता जाऊं, एक्सप्लेनेशन भी जो मैं करा रहा हूं, साथ साथ उसका आंसर लिखते चलिए, आपको हमेशा के लिए याद करा दूंगा मेरे भाई। चलो
अगली क्लास पे चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मेरे भाई क्लोज टेस्ट का। ध्यान से देखना, बहुत लोग डरते हैं क्लोज टेस्ट कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता। ध्यान से चीजों को समझते जाइएगा, पहचानते जाइएगा। और हर जगह बोला गया कि ए ऑप्शन पे क्या लगाना है, बी वाले में क्या फिल करना है, सी वाले में क्या फिल करना है, सारे का मैंने ऑप्शन भी दिया हुआ है यहां पे। चलो जैसे, चलो पहले ध्यान से इसको पढ़ना है, एक बार ध्यान से पढ़िए। टी प्राइसेस, चाय के कीमत के बारे में बात करी जा रही है, चाय के प्राइसेस के बारे में बात करी जा रही है। टी प्राइसेस इन डोमेस्टिक, अगर बात करी जाए डोमेस्टिक, कंटिन्यू टू रूल हाई द करंट ईयर डिस्पाइट द एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर प्रोडक्शन। मतलब क्या हुआ था कि करंट ईयर में, उस ईयर में मतलब ये एक्सपेक्ट किया गया था कि हायर प्रोडक्शन होगा, कि मतलब ज्यादा उस चीज का उत्पादन होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और यहां पे डोमेस्टिक की बात कर रहा है। जब डोमेस्टिक की बात होती है तो पहले ऑप्शन में यहां बोला गया है कि पहले नंबर पे क्या फिल होगा, मार्केट आएगा, एरिया आएगा, जोन आएगा कि फील्ड आएगा। मेरे भाई डोमेस्टिक के लिए हमेशा के लिए याद रखना, डोमेस्टिक के लिए जो वर्ड आता है वो वर्ड आपका आता है मार्केट वर्ड। डोमेस्टिक के लिए क्या आएगा, मार्केट वर्ड आता है, तो एरिया वर्ड नहीं आएगा, जोन वर्ड नहीं आएगा और फील्ड वर्ड नहीं आएगा। यहां पे जो आएगा वो आएगा मार्केट वर्ड। ठीक है, तो पहले का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले का आपका ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलो अगले पे आते हैं भाई। अगला आपका क्या है? अगला यहां बोला गया, चलो यहां तक हमने पढ़ा हुआ था, एक्सपेक्टेशन हायर प्रोडक्शन एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल के कंपेयर में इस साल ज्यादा उत्पादन होगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था, ऐसा एक अनुमान लगाया गया था। ठीक है, ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ्स, अच्छा पास्ट के 3 मंथ्स के दौरान टी प्राइसेस हैव बीन विद द प्राइसेस अदर कंपनीज। अच्छा ठीक है, अदर कंपनीज के प्राइसेस अनलाइक द लास्ट ईयर। ऑप्शन क्या है जरा देखना यहां पे। ऑप्शन है आपका इन काउंटरिंग होगा या अलाइनमेंट होगा या फेवरिंग होगा, काउंटरिंग होगा। फेवरिंग तो हो नहीं सकता मेरे भाई, काउंटरिंग, यहां काउंटरिंग की बात तो हो नहीं रही, काउंटरिंग भी आपका वर्ड नहीं आएगा, इन काउंटरिंग भी नहीं आएगा क्योंकि इनकाउंटर की बात यहां पे नहीं करी गई है मेरे भाई। यहां पे जो प्राइसेस होते हैं उसको अदर कंपनी के इक्वल में हम लोग क्या करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं, अलाइन किया जाता है। अलाइन करने का मतलब है जैसे सब्जी मंडी में बैठ गए, सब्जी मंडी में बैठने का मतलब यह है कि वहां पे आलू का अगर जो भाव है, आलू का जो रेट है, उसको कोशिश करते हैं इक्विवेलेंट लेकर चले। 20 रुपए किलो इनके यहां भी है तो 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, 21 के आसपास चल सकता है, लेकिन सीधा अगर उनका 20 से इनका 15 अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो चीजों को अलाइनमेंट करने का मतलब होता है चीजों को एक ही फॉर्म में लेकर आना, चीजों को एक ही चीज में लेकर आना, एक ही फॉर्म में लेकर आना, उसी को अलाइनमेंट कहा जाता है। बात समझ में आया? तो यहां पे टी प्राइसेस को क्या करा जा रहा था, अदर कंपनीज के कंपेयर में क्या करा जा रहा था, उसको अलाइन किया जा रहा था। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो सेकेंड हो गया विद द प्राइसेस ऑफ अदर कंपनीज। ठीक है, यहां तक हो गया। अनलाइक लास्ट ईयर, अच्छा टी प्राइसेस हैव जनरली सोन, लास्ट ईयर में क्या दिखाया था, टी के प्राइसेस जो थे, चाय के जो प्राइसेस थे, जनरली शोन दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, ड्रामेटिकली दिस ईयर प्राइसेस सीम टू हैव। चलो भाई यहां पे देखना क्या दिखाते थे वहां पे। तो तीसरे पे अगर मैं बात करूं, अनलाइक द लास्ट ईयर टी प्राइसेस हैव जनरली शोन, ये दिखाए थे शोन। यहां पे देखना रिडक्शन होगा तो रिडक्शन नहीं हो सकता है। अगला है इनफ्लो होगा, ये भी नहीं हो सकता है। इनेट भी नहीं हो सकता है। तो भाई क्या ऑप्शन होगा, अप ट्रेंड होगा। पिछले यहां पे बोला है ना अनलाइक लास्ट ईयर टी प्राइसेस हैव जनरली शोन, दिखने को क्या मिला था कि वो बढ़ते हुए में थे, यानी कि अप ट्रेंड में दिखा जा रहा था, यानी कि अप ट्रेंड को एन अप ट्रेंड कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां पे थर्ड का आपका क्या होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो भाई यहां तक हो गया। दिस ईयर प्राइसेस सीम टू हैव लेवल, ठीक है, ड्रामेटिकली दिस ईयर प्राइसेस सीम टू हैव लेवल। अच्छा लेवल की बात कर रहा है यहां पे। चलो भाई लेवल की बात कर रहा है, किस लेवल पे क्या करना चाह रहा था, तो देखो इक्वेटेड नहीं, ये भी नहीं होगा, अबेटेड ये भी नहीं हो सकता है, मॉडरेटेड ये भी नहीं हो सकता है, स्टेबलाइज्ड। देखो भाई चाय की कीमत जो थी वहां पे
एक लेवल पे जाके उस चीज को क्या करना चाह रहा था, स्टेबलाइज्ड करना चाह रहा था, उस चीज को फिक्स करना चाह रहा था। तो भाई यहां पे जो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आपका जो आंसर होगा, फोर्थ का आपका आंसर होगा स्टेबलाइज्ड लेवल। एक लेवल पे उसको स्टेबलाइज्ड किया जाता है, फिक्स किया जाता है। बात समझ में आया? चलो अगला है इसके आगे, इन द subsequent 4 months, अच्छा, the showed a downtrend when tea prices rose a rather high average price। समझना है यहां पे बात करा जा रहा है, एक पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है कि जो टी प्राइजेस हैं उसको कैसे दिखाया गया, हाफ ईयरली दिखाया गया? नहीं भाई, हाफ ईयरली की बात नहीं करी गई है। हर जगह अगर बात करी गई है तो हमेशा आप देखेंगे तो मंथ की बात करी गई है, यहां पे भी मंथ की बात करी गई है और इधर भी देखना यहां पर भी मंथ की बात करी जा रही है। यहां पर चीजों को ना ही वीकली, ना ही ईयरली, ना ही हाफ ईयरली, बल्कि यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, चीजों को मंथली देखा जा रहा है। जो टी के प्राइजेस हैं ये मंथली देखे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उसको स्टैब्लिश कितने पे किया जाएगा, ये सब सारी चीजें यहां पे देखने को मिल रही हैं। ठीक ना? तो इस तरीके से आज का ये आपका टोटल 25 क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। अब आप लोग यहां पे देखिए किस तरीके से आपका कितना आंसर सही हुआ, कितना गलत हुआ, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी जरूर आप लोग क्लास को प्यार दीजिएगा, अगर क्लास आपको पसंद आई होगी। आप अभी वीडियो क्लास तक बने रहे इसके लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल पे जोड़ने का प्रयास करिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।